नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गंगाधर बाकर आपका ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे समरूपता। हमारा टॉपिक चल रहा है समरूपता, चैप्टर नंबर 11। तो देखो समरूपता के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ी थ्योरी क्लियर कर लेते हैं। समरूपता होती क्या है? तो समरूपता के दो पार्ट होते हैं, एक तो समरूपता और एक क्या है, सर्वांग समता। सबसे पहले बात करेंगे, एक साइड में लिख देता हूँ समरूपता और एक साइड लिख लेता हूं मैं सर्वांग समता। दोनों में क्या अंतर है, क्या चीज होती है दोनों? देखो, सम मानी समान रूप में दिखने वाली, समान रूप में दिखने वाली ऐसी दो आकृतियां जो देखने में एक जैसी। और सर्वांग सम का अर्थ होता है सर्व मतलब सभी, अंग अंग यहाँ पे बात करेंगे भुजा व कोणों की, और समता मतलब समान, जिनके सभी भुजा व कोण समान, सर्वांग सम कहते हैं। अब देखो, नॉर्मल अगर परिभाषा लेके चलती है तो ऐसी दो आकृतियां जो देखने में एक जैसी हो, समरूप होती है। और सर्वांग समता की बात करें तो देखो, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखते हैं, एक वस्तु है इसके ऊपर दूसरी वस्तु रख रहे हैं, एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को रखते हैं, तो पहले वाली जो वस्तु है ये, इसको दूसरी वस्तु पूर्णतः ढक ले, वो क्या कहलाती है? सर्वांग सम कहलाती है। उदाहरण देंगे तो दोनों हाथों की हथेलियां एक के ऊपर दूसरी रख के देखो, दोनों समान ढकेगी, तो ये क्या है? सर्वांग सम। अब इनकी बेसिक परिभाषा की बात करते हैं। देखो, समरूप मैंने एक क्या लिया, वर्ग लिया, और एक वर्ग और लिया छोटा। इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर की। देखने में दोनों एक जैसी है। क्या चीज है? दोनों समरूप है, दोनों ही वर्ग है। और देखो, सर्वांग सम में क्या है, एक वर्ग लिया मैंने 5 सेंटीमीटर का, तो दूसरा वर्ग भी कितने का है? 5 सेंटीमीटर का है। दोनों की प्रत्येक की भुजाएं क्या है? बराबर। तो देखो, इसके दो शर्तें होती है। नंबर एक, समरूप के अंदर क्या होता है? सभी भुजाएं समानुपाती होती है, सभी भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। और सभी कोण बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है? देखो, सभी भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, और सभी कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। जैसे देखो, इसकी भुजा की बात करें तो ये भुजा 5 है, ये कितनी है? 2। ये 5 है, ये भी कितनी? 2। ये 5 है तो ये 2, और ये 5 है तो ये भी 2। एक के अनुपात में देखो, सभी भुजाएं समानुपाती होती है, समान अनुपात में होती है। और सभी कोण क्या होते हैं? बराबर है। ये 90 डिग्री का, ये कोण भी क्या है? 90 डिग्री। इसी प्रकार से देखो, इनकी क्या है? सभी भुजाएं बराबर होती है। ये 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। मैंने वर्ग लिया था, सभी भुजाएं कितने कितने की है? 5 5 की। और सभी कोण भी क्या है? बराबर है। इसमें भुजा व कोण दोनों बराबर होते हैं, इसकी भुजाएं समानुपाती होती है, कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखो, मैंने एक क्या लिया, वर्त लिया, और एक वर्त ये, इसकी त्रिज्या हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। देखने में दोनों ही क्या है? वर्त है, दोनों ही क्या है? वृत्त है। अब देखो, दोनों वृत्त क्या है? देखने में एक जैसे हैं, तो क्या हो गए? ये समरूप हो गए। और सर्वांग सम की बात करेंगे तो इसकी भुजा त्रिज्या हम लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो इस वर्त की भी त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों की त्रिज्या क्या होगी? बराबर होगी। इसमें त्रिज्या क्या होगी? एक की ज्यादा तो एक की कम है, पर देखने में दोनों क्या है? एक जैसे। देखो, सभी सर्वांग समाकृतियां समरूप हो सकती है, सभी सर्वांग समाकृतियां क्या हो सकती है? समरूप हो सकती है, जबकि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम में नहीं होती है। याद रखना, सभी सर्वांग समाकृतियां समरूप हो सकती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां क्या नहीं हो सकती? सर्वांग सम में नहीं हो सकती। कैसे सर्वांग सम आकृतियां समरूप कैसे हो सकती है? देखो, भुजा, इसमें भुजाएं समानुपाती होती है, अनुपात में लेके देखो 5 अनुपात 5/5 यानी 1/1 एक है। इसी प्रकार इसको लेके देखेंगे तो 5/5
एक के अनुपात में आ रही है और कोण बराबर है, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांग सम नहीं हो सकती। कैसे? ये 5 है, इसकी भुजा कितनी है? 2, बराबर नहीं है। नेक्स्ट इस पे देखो क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इस लेसन में पढ़ेंगे हम थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय है क्या? तो देखिए थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है हमारे पास? इसका दूसरा नाम होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई एक त्रिभुज है और उसकी एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखो हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी और सी। एक त्रिभुज है ए बी सी की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। ये इस भुजा के समांतर हम एक क्या खींचते हैं? रेखा खींचते हैं। ये खींची हमने एक रेखा, जो त्रिभुज की शेष दो भुजाएं उन्हें दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ये हमारे पास है डी और ये क्या है? ई, दो बिंदु। तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते ही हमें क्या करना है? प्रूव करना है, सिद्ध करना है। कैसे? देखो दिया है, दिया क्या है? एक त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है किसके? बी सी। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के, तथा डी व ई वैसे लिख लो, तथा ए बी व ए सी को दो बिंदु डी व ई प्रतिच्छेद करते हैं। डी व ई प्रतिच्छेद करते हैं। ये तो हो गया हमारा दिया पार्ट। अब देखो इसके बाद क्या आता है? सिद्ध क्या करना है? एक के अनुपात में दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। तो देखो ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये हमें करना है प्रूफ। इसके बाद देखो सबसे पहले दिया लिखोगे, उसके बाद सिद्ध करना लिखोगे। अब क्या करते हैं? रचना करते हैं। हमने क्या किया? नीचे एक समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है आपको, बी सी ई डी या डी बी सी ई। समलंब चतुर्भुज में क्या क्या होता है? देखो विशेषता कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इनके विकर्णों को आपस में हमने मिलाया, समलंब चतुर्भुज के विकर्णों को मिलाया, तो डी सी को मिलाया और बी ई को मिलाया। समलंब चतुर्भुज डी सी व बी ई समलंब चतुर्भुज के विकर्ण को मिलाया, तथा देखो यहां से मैंने एक लंब डाला, इस से एक लंब डाला, कौन सी भुजा पर? ए बी पर। इसको मैंने नाम दिया एफ। तो मैंने एक लंब डाला, कौन सा? ई एफ। कौन सी भुजा पर? ए बी पर। ई एफ लंबवत है ए बी पर। और दूसरा देखो इस से मैंने एक लंब डाला इस जगह, जिसको मैंने नाम दिया जी। कौन सी भुजा पर? ए सी पर क्या लंब डाला? डी जी। तो देखो डी जी लंबवत है ए सी तथा डी जी लंबवत है ए सी खींचा। हो गया कंप्लीट यहां तक। अब देखो नेक्स्ट, अब करेंगे स्टार्ट उत्पत्ति। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये हमारे काम आएगा पूरे क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए डी ई, नजर आ रहा होगा ए डी ई। तो देखो
त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार। आधार देखो हम लेंगे ए डी, क्या दिया आधार ए डी, और ऊंचाई क्या है ई एफ। समीकरण नंबर एक नंबर समीकरण बन गई। अब देखो इसके बाद जस्ट इसके नीचे वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज डी पी ई, इस त्रिभुज को लेते हैं डी बी ई। तो देखो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या है हमारे पास BD या DB। अब देखो ऊंचाई हमारे पास ये त्रिभुज है और यहां से हमने लंब डाला है क्या EF, तो लंब हमारे पास क्या आएगा EF। ये कंप्लीट भुजा पर डाला गया लंब है। समीकरण नंबर कितनी बन गई 2। नेक्स्ट अब क्या करो, इस त्रिभुज को लो AED, त्रिभुज ADE या AED का क्षेत्रफल 1/2 आधार। अब की बार क्या लोगे AE लो, क्या लोगे AE, और इसके बाद ऊंचाई क्या है इसकी DG लंब डालो DG। समीकरण नंबर 3। यहां तक क्लियर हो गया सभी का। नेक्स्ट देखो अब त्रिभुज लोगे DCE, तो देखो त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या है वही EC, और ऊंचाई इसकी क्या होगी DG होगी। समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, हमें अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग देंगे और 3 में 4 का। समीकरण नंबर 1 में भाग देंगे 2 का तथा समीकरण नंबर 3 में भाग देंगे 4। देखो ध्यान से, अब मैं इसको लिख रहा हूं का क्षेत्रफल को मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर 1/2 AD गुणा EF और 1/2 DB गुणा EF से EF कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 क्या बचा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर क्या आया AD बटा DB। ये समीकरण नंबर हमारी हो गई 5। कितनी हो गई 5। अब देखो 3 में किसका भाग देना था 4 का, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DCE 1/2 आधार क्या हमारे पास AE, ऊंचाई क्या है DG, और इसी प्रकार से 1/2 इसका आधार है EC और ऊंचाई क्या है DG से DG कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या आया AE बटा EC। ये बचा समीकरण नंबर कितनी हो गई 6। समीकरण नंबर कितनी प्राप्त हो गई 6। अब देखो ये दो समांतर रेखाएं और एक ही आधार पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज बन रहा है ये और एक त्रिभुज बन रहा है ये। एक ही देखो 2 समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुज क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो देखो लिख देना कि DE समांतर है BC के, इसके आगे लिख देना एक ही आधार पर बने दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं। तो क्या होगा देखो त्रिभुज DBE, तो त्रिभुज DBE बराबर है किसके त्रिभुज DEC के। एक के आधार पर बने दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं, यानी इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। तो देखो मैंने लिखा है एरिया ऑफ त्रिभुज,
एरिया ऑफ ए त्रिभुज, दोनों बराबर हो गए। अब ये समीकरण नंबर कितनी आ गई? 7। अब देखो ये दोनों पार्ट बराबर हो गए हमारे पास, ये दोनों पार्ट बराबर हुए और ये दोनों पहले ही बराबर थे। क्यों? क्योंकि देखो ए डी ई ले लो चाहे ए ई डी ले लो, ये दोनों का क्षेत्रफल पहले ही बराबर था। इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बराबर हो गया। तो समीकरण नंबर 6, 7 व 5, 6 व 7 से, समीकरण 5, 6 व 7 से, तीनों समीकरणों से क्या हुआ? देखो एलएचएस पार्ट बराबर हो तो आरएचएस भी क्या होगा? बराबर होगा। तो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ई सी इति सीधा। देखो सबसे पहले एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज की दो भुजाएं हैं ए बी व ए सी, इनको दो भिन्न बिंदुओं पर डी व ई पर प्रतिच्छेद किया जा रहा है और डी इस समांतर है किसके? बीसी के। तो सबसे पहले आप त्रिभुज ले लेना ए डी ई, ए डी ई ले लेना, आधार हो जाएगा ए डी, ऊंचाई क्या होगी? ई एफ। और फिर इसके बाद जस्ट इसके नीचे वाला त्रिभुज है डी बी ई और इसका आधार होगा डी बी और ऊंचाई क्या होगी इसकी? ई एफ। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे? त्रिभुज लेंगे ए ई डी, इसका आधार ए हो जाएगा, ऊंचाई डी जी, और इसी प्रकार से त्रिभुज डी ई सी लेंगे, इसका आधार होगा ई सी और ऊंचाई क्या होगी इसकी? डी जी होगी। समीकरण में 4 बन जाएगी, एक में 2 का भाग देंगे, 3 में 4 का भाग देंगे, भाग देने पर हमारे पास आएगा समीकरण नंबर 5 व 6। तो समीकरण नंबर 5 और 6 प्राप्त हो जाएगी। समीकरण नंबर 5 और 6 में देखो एरिया ऑफ त्रिभुज एडी और एरिया ऑफ त्रिभुज एडी दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है। और जब दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हुए हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो समीकरण नंबर 5, 6 व 7 से क्या हो जाएगा? एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ई सी इति सिद्धम। अब हम करेंगे इसका विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम, देखो थेल्स प्रमेय का विलोम, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या दे रखा है? एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई एक भुजा समान अनुपात में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। तो यह तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर होती है। सिद्ध करना है। एक रेखा खींची हमने एल, क्या खींची हमने? एक रेखा एल खींची और वो क्या कर रही है? दो भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है। त्रिभुज का नाम हमारे पास ए बी सी और डी और ई दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है। दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए डी, भुजा ए बी व ए सी को दो बिंदुओं पर, दो भिन्न बिंदुओं पर, दो भिन्न भिन्न बिंदु डी व ई पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा एल है। ठीक है। और एक दे रखा है समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये हमें दिया हुआ है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये दे रखा है। और देखो सिद्ध क्या करना है कि जो हमने रेखा खींची वो तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। ये जो हमने रेखा खींची वो इसके क्या है? समांतर है। तो इसको हमें इस भुजा के समांतर सिद्ध करना है, यानी डी ई समांतर है किसके? बीसी। यहाँ पे आप लिख सकते हो एक भुजा डी ई है। ठीक है। रेखा लिखोगे तो आपको रेखा एल लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमने एल माना रेखा को, और भुजा लिखेंगे तो क्या होगी? डी ई होगी। अब देखो इसके बाद सिद्ध करना आ गया। अब करेंगे रचना। क्या करेंगे? रचना। बोर्ड परीक्षा में क्या होता है? हर एक पार्ट के अलग अलग नंबर मिलते हैं, डायग्राम के अलग, दिया के अलग, सिद्ध करना के अलग। तो देखो दिया और सिद्ध करना आप क्वेश्चन में से निकाल सकते हो।
यहां से स्टार्ट करें, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया दिया पार्ट। और सिद्ध क्या करना है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना हो गया। देखो क्वेश्चन से निकाला जाता है। इसके बाद हम रचना कर रहे हैं। देखो मैं एक बार ये बिंदु शब्द है थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जो रचना करूं। मैंने एक अन्य भुजा खींची, क्या, डी और एफ। क्या खींची, डी एफ खींची। तो डी एफ को खींचा जो कि डी एफ समांतर है किसके, बीसी के। देखो हमने क्या किया, डी एफ के समांतर एक भुजा खींची, बीसी के समांतर एक भुजा डी एफ खींची, बीसी के समांतर एक भुजा डी एफ खींची है। अब क्या करेंगे, उपपत्ति स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो दिया वो लिख लो, एडी बटा डीपी बराबर ए ई बटा ई सी। ये दिया गया, दिया क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी एफ समांतर है किसके, बीसी के। डी एफ समांतर है बीसी के। रचना से है ये पार्ट। तो क्या हो जाएगा, जब तीसरी भुजा के समांतर हो तो उन्हें एक के अनुपात में विभाजित करके अभी पढ़ के खेल्स में, तो उसी के अनुसार क्या आ जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। तो ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। ये लेके हम खेल्स के अनुसार, खेल्स के अनुसार समीकरण नंबर कितनी बन गई, 2। दोनों समीकरणों में आप ध्यान से देखो, एलएचएस पार्ट क्या है, बराबर। दोनों समीकरणों में एलएचएस पार्ट बराबर है, तो आरएचएस पार्ट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से ए ई बटा ई सी बराबर ए एफ बटा एफ सी, ये दोनों पार्ट बराबर है। एलएचएस तो आरएचएस अपने आप बराबर हो जाता है, दोनों बराबर हो गए। देखो ए ई बटा ई सी बराबर ए एफ बटा एफ सी है। अब क्या करते हैं, हमें एक कंप्लीट भुजा निकालनी है, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। तो देखो ए ई बटा ई सी प्लस 1 और दूसरा है ए एफ बटा एफ सी प्लस 1, ए एफ बटा एफ सी प्लस 1। लघुत्तम लेते हैं। देखो इसी लघुत्तम लेंगे क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मानेंगे। इसी में इसी का भाग देंगे, एक आएगा, एक को ए से गुणा किया तो ए ई प्लस 1 में इसी का भाग देंगे, क्या आएगा, इसी आएगा। और इसी को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, इसी। इसी प्रकार से लघुत्तम क्या लिया हमें, एफ सी ले लिया। वही बात एफ सी में एफ सी का भाग तो क्या आएगा, एक आएगा, एक को एफ से गुणा किया ए एफ प्लस, इसके बटे में भी एक है, एक का भाग देंगे, क्या आएगा, एफ सी को 1 से गुणा करेंगे, क्या, एफ सी। अब देखो ए ई प्लस ई सी क्या होता है, ए ई और प्लस ई सी, ये कंप्लीट भुजा क्या बनेगी, ए ई और बटा क्या, ई सी। इसी प्रकार ए एफ प्लस एफ सी, देखो ए एफ और एफ सी, ये भी क्या होना भाई, ए नहीं, ए ई और ई सी, ये होगा आपका ए सी। इसी प्रकार से देखो ए एफ और एफ सी क्या हुआ, ए सी और बटा एफ सी। ए सी ए सी, ए सी को हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो देखो 1 बटा ई सी और इधर 1 बटा एफ सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई सी बराबर एफ सी। यानी जितनी दूरी ई से सी की उतनी दूरी एफ सी के सी की, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 0। इन दोनों के बीच का अंतर है वो कितना है, 0। तो ये परिणाम कब संभव है, देखो यह परिणाम तभी संभव है, यह परिणाम तभी संभव है जब दोनों रेखाएं संपाती हो। दोनों रेखाएं क्या हो, संपाती हो। कौन सी दोनों रेखाएं, डीई और डीएफ, डीई व डीएफ, ठीक है। दोनों रेखाएं संपाती हो, कौन कौन सी, डीई व डीएफ। दोनों रेखाएं जब संपाती होगी तभी यह परिणाम संभव है। अतः डीई समांतर है किसके,
बी सी के इति सिदम। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी और इसकी भुजाओं को कोई एक अन्य रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, दो भुजाओं को, वो है हमारे पास रेखा एल जो डी व ई दो बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो भुजा है इस भुजा के क्या है, समांतर, और दिया हुआ क्या है, ए डी बटा डीबी और ए ई बटा ईसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या की, एक रचना की, डी एफ खींचा और हमने इस भुजा को इस भुजा के क्या माना, समांतर माना। अब समांतर दिया हुआ है तो सबसे पहले देखो जो दिया वो लिखा समीकरण नंबर 1 में, ए डी बटा डीबी बराबर ए ई बटा इस, ये दिया हुआ पार्ट था, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था दिया है। इसके बाद दोबारा क्या लिया मैंने, त्रिभुज ए बी सी लिया, इसमें ये भुजा इस भुजा के समांतर, और जब दो भुजाओं को कोई एक अन्य भुजा दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और तीसरी भुजा के समांतर होती है तो उन्हें एक अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। किसने कहा था, थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, पहले पढ़ के हैं ये बात। तो उसी के आधार पर क्या है, ए डी बटा डीबी बराबर ए एफ बटा एफ सी मैंने लिख दिया थेल्स के अनुसार या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार। समीकरण 1 व 2 से तुलना की तो देखो इनका एलएचएस पार्ट बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। अब दोनों पार्टों में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एसी बटा ईसी और एसी बटा एफसी। एसी 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 ये देखो एक कंप्लीट भुजा है, या तो एसी एसी बराबर हो रही है तो ईसी किसके बराबर होगा, एफसी के बराबर होगा। अब देखो ई से सी की दूरी और एफ से सी की दूरी क्या है, बराबर है। तो ये परिणाम कब संभव होगा, जब दोनों रेखाएं क्या हो, संपाती हो। संपाती रेखाएं कौन सी होती है, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा गुजरती है, संपाती होती है। तो ये परिणाम तभी संभव है जब दोनों रेखाएं संपाती हो। कौन सी, डीई व डीएफ। तो डीई किसके समांतर है, डीसी के समांतर है, इति सिदम। अब देखो इस प्रमेय के आधार पर क्वेश्चन चलेंगे तो 11.2 आप किस पे कर सकते हो, सिर्फ आप लोगों को ये दो प्रमेय याद रखनी है और दोनों प्रमेय अगर आप लोगों की याद है तो 11.2 कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 11.2। धन्यवाद।